नमस्कार आप सभी को। दैनिक करंट अफेयर्स के इस घटनाक्रम में स्वागत है आप सभी का। दैनिक करंट अफेयर्स घटनाक्रम को हम देख रहे हैं और बहुत ही विधिवत तरीके से देख रहे हैं। कल आपको एक वीडियो मैंने दिया था, वो आप कह सकते हो पुराना वीडियो था, लेकिन ज़रूरी था आपको उसको देखना, इसलिए आपको वह उपलब्ध कराया गया था। और आज भी इस क्लास के तुरंत बाद, आप कह सकते हो तुरंत बाद कह लीजिए या सुबह के समय में कह लीजिए, एक और वीडियो उसका पार्ट 2 आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें बिहार से संबंधित कुछ चर्चित व्यक्तियों के बारे में बात हुई है, तो उसको आप वहां से कर सकते हो। तो दोनों वीडियो को देखना ज़रूरी है। पुराना था, बहुत सारे छात्र हमारे साथ नए जुड़े हैं, इसलिए उसको उस कंटेंट को आप तक उपलब्ध कराना ज़रूरी था और उसी को ध्यान में रखते हुए वो कंटेंट आपको उपलब्ध कराया गया है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ईमानदारी से जाकर उस वीडियो को भी आप देखिएगा, ठीक है। तो उसमें बिहार से संबंधित आप कह सकते हैं पिछले 1 वर्षों में जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे हैं उनकी चर्चा हुई है, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में भी चर्चा हुई है। अब आइए आज की बात कर लेते हैं और आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या आज भी कुल मिलाकर 13 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इन 13 प्रश्नों से आपकी जो चर्चा होगी वो बहुत ही विस्तृत होगी और बहुत ही विधिवत तरीके से आप कह सकते हैं कि संबंधित टॉपिक को आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए सभी उपस्थित हो जाएं और सभी की उपस्थिति अनिवार्य भी है, आप सभी उपस्थित हो जाएं, जिसके बाद से इस चर्चा को हम आगे बढ़ा सकें। और आपको बता दें, भारतीय राज्य व्यवस्था आज समाप्त हो चुका है। राज्य व्यवस्था के बाद अब भूगोल के बारे में या हम सामान्य विज्ञान की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ प्रश्नोत्तरी सीरीज अब आपका रेगुलर रहेगा, प्रत्येक दिन एक नए सब्जेक्ट के साथ रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं आज के प्रश्नों की और धीरे धीरे आप सभी उपस्थित होते रहेंगे। आज के प्रश्नों की चर्चा। सबसे पहला प्रश्न, बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? क्या बोला जा रहा है? बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, आपको बताना है। अब आपको बताना है, बालिका पंचायत की बात हो रही है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? 4 विकल्प यहाँ पर आपके लिए दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल। इनमें से कौन सा सही है? बात हो रहा है बालिका पंचायत की। चलिए बताइएगा, बालिका पंचायत शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? आपको बता दें कि यही राज्य है जहाँ पर 36वें राष्ट्रीय खेल खेले जाएंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल जो कई वर्षों के बाद हो रहे हैं वो खेले जाएंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल खेले जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, स्टील स्लैग से बनी भारत की सबसे पहली स्टील स्लैग से बनी भारत की सबसे पहली जो सड़क है वह भी इसी राज्य में बनाई गई है। साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का जो अभी हाल ही में सम्मेलन हुआ था, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था वह भी इसी राज्य में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फैक्ट मैंने आपको बताए। 36वें राष्ट्रीय खेल आप यदि पकड़ पाए हों उत्तर कौन सा है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा मैंने आपको बताया स्टील फ्लैग से बनी हुई सड़क। तीसरा मैंने आपको बताया राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों की बैठक। आपको एक हिंट और दे देता हूं तो उसके तुरंत बाद आप जान जाएंगे। भारत में एकमात्र आवास है यह राज्य एशियाई शेरों का। एशियाई जो शेर होते हैं उनका एकमात्र जो आवास है वो है ये राज्य। और बात हो रही है गुजरात की, क्योंकि जब एशियाई शेरों की बात हो रही है तो आपको पता है एशियाई शेर गिर नेशनल पार्क में ही आपको देखने को मिलते हैं। गिर नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलते हैं। तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है गुजरात, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इतना फैक्ट रट जाइएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल, स्टील फ्लैग की जो सड़क बनी है यदि उसकी बात करें सूरत में बनी है, ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन भी यहीं पे हुआ था गुजरात में। तो इतना फैक्ट आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने झुग्गियों के लिए बसेरा योजना प्रारंभ की है? झुग्गियों को ये समाप्त करना चाहती है। झुग्गियों में रहने वाले लोगों को भी एक बेहतर आवास देने का यह राज्य प्रयास कर रहा है। तो यह राज्य कौन सा है आपको बताना है। दिल्ली है, पंजाब है,
हरियाणा है, गुजरात है, इनमें से कौन सा है आपको बताना है। आपको बता दें कि इस राज्य ने हाल ही में फिजिकल स्टाम्प पेपर जो थे उनको समाप्त किया है। इस राज्य सरकार ने फिजिकल स्टाम्प पेपर जो अभी तक यूज होते थे उनको पूरी तरह समाप्त कर दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पर एक स्पोर्ट विश्वविद्यालय भी बना है अभी हाल ही में, और ये स्पोर्ट विश्वविद्यालय कहाँ बना है, पटियाला। और जैसे ही मैंने बोला पटियाला मतलब बात किसकी हो रही है, बात हो रही है पंजाब की। तो ये योजना किसकी है, ये योजना है पंजाब राज्य सरकार की। और जब बात पंजाब की हो रही है तो आपको बता दें मलार कोटला, नाम याद रखिएगा, मलार कोटला जो है ये 23वां जिला है पंजाब का, ये आपको पता होना चाहिए। मलार कोटला 23वां जिला है। आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है, होमवर्क है कि पंजाब से संबंधित जो आर्द्र भूमियां हैं, पंजाब से संबंधित जो आर्द्र भूमियां हैं उन सभी के बारे में आप नाम हमें बताओगे कि पंजाब में कितनी आर्द्र भूमियां आपको देखने को मिलती हैं। आपका पहला होमवर्क है, आज का पहला होमवर्क है, पंजाब से संबंधित कितनी आर्द्र भूमियां हैं उनकी चर्चा आपको कमेंट बॉक्स में करना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि विजय कुमार जंजुआ, इनका नाम याद कर लीजिएगा, विजय कुमार जंजुआ। और विजय कुमार जंजुआ क्या हैं, तो इनके बारे में आपको बता दें विजय कुमार जंजुआ पंजाब राज्य के मुख्य सचिव बनाए गए हैं, तो इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या है, पंजाब। और एक चीज़ और याद रख लीजिए आज के बाद से कि यदि पूछा जाए राज्य सरकार और दिल्ली दिया हो तो मतलब दिल्ली तुरंत बाहर होगा, क्योंकि यदि दिल्ली सही होता तो यहाँ पे शायद राज्य और केंद्र शासित दोनों दिया होता। ठीक है, तो ये चीज़ और अवश्य ध्यान दिया करें, तो इससे थोड़ी सी राहत आपको विकल्पों में मिल जाएगी। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में 300 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की। बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में 300 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा कि ये राज्य कौन सा है। और आपको बता दें इस राज्य में हाल ही में, पहले आप बता दीजिए नहीं तो आप अपना विचार जो है वो बदल लेंगे। ठीक है, और आपको चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। अब देखिए बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया होगा, अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपने गलत जवाब दिया है। आपको बता दें ये राज्य वह है जहां पर बांस में रहने वाले, जो बांस होता है, बांस में रहने वाले चमगादड़ों की एक नई प्रजाति का पता चला है। यहाँ पे बांस में रहने वाले चमगादड़ों की एक नई प्रजाति की खोज की गई है इस राज्य में। और आपको बता दें यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक बैम्बो विलेज। तब तक आप बताएं तो फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। एक बैम्बो विलेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जिसका नाम है कटला मारा, KATLA, कटला मारा। कटला मारा क्या है, ये 100% आपका बैम्बो विलेज है, बांस का गांव है, बांस से बना हुआ गांव है। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलता है इस राज्य में। और ये जो कटला मारा है ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है मेघालय में। मतलब बात किसकी हो रही है यहाँ पे हो रही है मेघालय की बात। और मेघालय राज्य ने 300 करोड़ रुपए जो है वो स्कूली शिक्षा में, विशेष रूप से बचपन शिक्षा के कार्यक्रमों में निवेश करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि जब बात हो रही है कटला मारा की, ठीक है, कटला मारा आपने नोट किया कटला मारा के बारे में कि कटला मारा जो है ये क्या है। कटला मारा आपको बताया मैंने कि एक बैम्बो विलेज है। और एक कटला मारा कहाँ पे है, कटला मारा आपको देखने को मिलता है त्रिपुरा में। ठीक है, कटला मारा आपको देखने को मिलता है त्रिपुरा में। दो चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। पहला मैंने आपको बताया कि बांस में रहने वाले चमगादड़ों की एक विशेष प्रजाति का पता लगा है इस राज्य में, और ये राज्य है मेघालय।
और जब बात बांस की हो रही है, जब बात बांस की हो रही है तो कनेक्ट कर लीजिएगा बांस से कटला मारा को, बांस से कटला मारा को लिंक कर लीजिएगा, क्योंकि कटला मारा ये 100% बांस का बना गांव है, बांस से बना विलेज है जिसको बैम्बो विलेज बोलते हैं। और ये बैम्बो विलेज आपको त्रिपुरा में देखने को मिलता है। शायद इससे पहले भी मैंने मेघालय बता दिया था, तो उसको त्रुटि करेक्ट कर लीजिएगा। ये देखने को मिलता है त्रिपुरा में। और जैसे ही बात त्रिपुरा की आती है, आपको पता होगा त्रिपुरा में एक त्यौहार मनाया जाता है, इन दिनों मनाया गया है, जिसका नाम है खर्ची पूजा। और एक दूसरा त्यौहार भी मनाया जाता है जिसका नाम है गरिया पूजा। तो याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि खर्ची पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है और गरिया पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये दोनों त्यौहार मनाए जाते हैं त्रिपुरा में। ठीक है। और त्रिपुरा की जब बात करते हैं तो त्रिपुरा में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलते हैं, जिनका नाम आपको रटा होना चाहिए। रोवा देखने को मिलता है, गुमती देखने को मिलता है और तृष्णा देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिलता है? तृष्णा और रोवा और गुमती। ठीक है, तृष्णा, गोवा और गुमती ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलते हैं। 2 नेशनल पार्क यहाँ पे याद रखिएगा, एक है बाइसन नेशनल पार्क और दूसरा है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क भी आपको त्रिपुरा के संदर्भ में याद रखने की ज़रूरत है। तो त्रिपुरा की जब बात करते हैं तो त्रिपुरा का प्रमुख त्यौहार है खर्ची पूजा, जो भी हाल ही में मनाया गया, जिसके कारण ये चर्चा में है। और त्रिपुरा में 3 प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तृष्णा, रुवा और गुमती देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ त्रिपुरा की जब बात करते हैं तो 2 राष्ट्रीय उद्यान भी, नेशनल पार्क भी देखने को मिलते हैं, बाइसोन नेशनल पार्क और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ये दोनों आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और एक चीज़ मैं आपसे और पूछ रहा हूँ, अब बैम्बो राइस, जैसे भी बैम्बो विलेज देखा है, ऐसे एक होता है बैम्बो राइस, एक चावल होता है जो बांस से प्राप्त होता है। ये किस राज्य में प्रयोग किया जाता है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बैम्बो राइस जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। हाल ही में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता? मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता? इसको रट जाइएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पल्लवी सिंह है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। चलिए इसको बताएं, इसको पिछले दिनों भी मैंने आपको बताया था। हाल ही में किस देश में वरोवा नामक प्लेग के मामले सामने आए हैं? वरोवा नामक प्लेग के मामले किस देश से सामने आए हैं आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया, कांगो, इटली या रूस? चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। वरोवा नामक प्लेग के मामले कहाँ से सामने आए हैं? चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, सबका जवाब आना चाहिए। चलिए फास्ट जवाब, वरोवा नामक प्लेग। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि यह एक परजीवी है, और ये जो परजीवी है ये किसको प्रभावित कर रहा है, किसको समाप्त कर रहा है? ये मधुमक्खियों को समाप्त कर रहा है। और इसी के चलते इस राज्य ने लाखों मधुमक्खियों को जो है वो समाप्त किया है, और ये राज्य है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पिछले दिनों में भी मैंने आपको बताया था। और ऑस्ट्रेलिया की जब बात आती है तो पूछा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यदि आपसे पूछ लिया जाए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पे कई सारे मरुस्थल भी हैं, जैसे गिब्सन मरुस्थल, जैसे सिम्पसन मरुस्थल, जिससे आपको देखने को मिलता है तनामी मरुस्थल, जैसे देखने को मिलता है सैंडी। तो सैंडी हो गया, तनामी हो गया, गिब्सन हो गया और सिम्पसन हो गया। ये मरुस्थल भी आपको देखने को मिलते हैं। सैंडी, तनामी, गिब्सन और सिम्पसन ये मरुस्थल भी देखने को मिलते हैं आपको। क्या आप बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का वह कौन सा राज्य है जहाँ पे उत्सुप कूप देखने को मिलते हैं? ये कौन सा राज्य है जहाँ पे उत्सुप कूप देखने को मिलते हैं? क्या कोई आपको में से बता पाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य में उत्सुप कूप देखने को मिलते हैं? नहीं पता है, पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। एनसीईआरटी सबके पास होगी, ऑस्ट्रेलिया आपको खोलना है, पढ़ना है और इसका जवाब देना है कि उत्सुप कूप कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बारे में बात करें, कैनबेरा इसकी राजधानी है।
और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक हम संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते हैं जिसमें अन्य देश भी शामिल हैं, जिसको आप बोलते हैं मालाबार सैन्य एक्सरसाइज। यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में ज़रूर बताइएगा। कंगारू यहाँ का राजकीय आप कह सकते हैं पशु है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसको बताइएगा, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने कहाँ से प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया? प्राकृतिक खेती सम्मेलन को कहाँ पर संबोधित किया भारतीय प्रधानमंत्री ने, आपको बताना है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना। प्राकृतिक खेती सम्मेलन की बात हो रही है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन को कहाँ से संबोधित किया। चले जवाब दीजिएगा। कहाँ से किया? तो ये किया सूरत से, और सूरत है गुजरात में, तो मतलब ए विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताइए, हाल ही में किस राज्य में खर्ची पूजा त्यौहार मनाया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था, जब बात हुई खर्ची पूजा की तो आपको टिक करना है त्रिपुरा। इसी तरह का एक त्यौहार और है, खर्ची पूजा से मिलता हुआ त्यौहार है, और ये अक्सर पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला। और अम्बुबाची मेला की जब बात करते हैं तो आपको बता दें, ये जो अम्बुबाची मेला है ये कहाँ से संदर्भित है? तो अम्बुबाची जो मेला है ये कामाख्या देवी मंदिर है, वहाँ पे लगता है। कामाख्या देवी मंदिर से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कामाख्या देवी मंदिर पड़ता कहाँ पे है ये आप बताओगे, अभी बताओगे कि कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फास्ट आपको जवाब देना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर था त्रिपुरा। त्रिपुरा के बारे में भी आपने देखा था कि पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, और पूर्वोत्तर भारत के उत्तर से दक्षिण में यदि हम क्रम देखें जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि बात हो रही है म्यांमार की, तो आपको पता होगा म्यांमार की जो राजधानी उसको बोलते हैं नेपिदा। ठीक है, यहाँ की मुद्रा को बोलते हैं बर्मिस कयार्ड। साथ ही साथ मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें से कोलकाता को सितवे बंदरगाह से जोड़ने की बात की जा रही है, तो कलादान भी आपको याद रखना है। और मैंने यह भी बताया था कि म्यांमार की एक नदी है इरावदी, और इरावदी नाम की डॉल्फिन भी भारत में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? आप सब ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। ये प्रश्न ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा भ्रमित करने वाला प्रश्न है। जब मैंने देखा तो मुझे भी थोड़ा सा भ्रम हुआ था, तो इस पे जब काम किया गया तो पता चला दोनों में अंतर क्या है। तो ये बड़ा भ्रमित करने वाला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया? क्या बोला जा रहा है? हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने स्टैचू ऑफ पीस, चले जवाब दीजिएगा, स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किसने किया? यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रश्न में थोड़ी सी कमी है, प्रश्न थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, इसको आप कर लीजिए स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ किया? चलें बताएं। अच्छा प्रश्न है, जो दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उन पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा, अन्यथा निश्चित रूप से गलती कर बैठेंगे। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ किया? बताएं। बताएं। देखो, दो शब्द आपने सुना था, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ पीस। तो जब स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की बात करें तो इसका अनावरण भारतीय प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में किया था। ठीक है, जब बात करते हैं स्टैचू ऑफ पीस तो इसका अनावरण भारतीय गृह मंत्री ने श्रीनगर में किया। श्रीनगर में किया। ठीक है, ये तो बात हो गई स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण श्रीनगर में, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण हैदराबाद में किया गया। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जिसको आप स्टैचू ऑफ पीस बोल रहे हो, जिसको आप स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बोल रहे हो, दोनों जो प्रतिमाएं हैं वो एक ही व्यक्ति से संदर्भित हैं और इनका नाम है रामानुजाचार्य। ठीक है, तो ये किससे संदर्भित हैं? ये दोनों संबंधित है रामानुजाचार्य से।
तो एक चीज़ याद रखिएगा कि श्रीनगर की जब बात करते हैं स्टैचू ऑफ पीस तो भी रामानुजाचार्य से संबंधित है। जब हैदराबाद की बात करते हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, वो भी रामानुजाचार्य से संबंधित है, दोनों भी लेटेस्ट हैं। ठीक है, हालांकि जो हैदराबाद में प्रतिमा है वो भारत की आप कह सकते हो जो सबसे बड़ी प्रतिमाएं हैं उनमें शामिल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि रामानुजाचार्य का जो दर्शन है विशिष्टा अद्वैत इनका दर्शन है, और इनका जो जन्म है वो तमिलनाडु में 1017 AD में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ही पुराने हमारे संत रहे हैं, सिद्ध पुरुष रहे हैं, और उन्हीं की 2 प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। और जो लेटेस्ट किया गया वो श्रीनगर में गृह मंत्री द्वारा किया गया, और जो गृह मंत्री द्वारा प्रतिमा का अनावरण किया गया है ये मकराना मार्बल से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? ये वाइट प्रतिमा है और मकराना मार्बल से ये बनी हुई है। अब आपको बताना है कि ये जो मकराना मार्बल है ये किस राज्य में मिलता है। मकराना एक स्थान है, तो मकराना मार्बल जो है ये किस राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है। यदि आप बात करेंगे स्थान की तो मैं आपको बता देता हूँ नागौर। ठीक है, अब नागौर किस राज्य में है ये भी आपको पता होना चाहिए। मकराना मार्बल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उत्तम किस्म का ये होता है। वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ खेले जाएंगे? चले बताएं। वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ गेम शुरू होने वाले हैं। ठीक है, भारतीय टीम पहुंच भी गई है, तो कहां पर खेले जाएंगे ये आपको बताना है। चलें बताएं। बर्मिंघम, विक्टोरिया, दिल्ली, कोलंबो, और इसका शुभंकर है पैरी द बुल। पैरी द बुल जो है ये इसका शुभंकर है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके संदर्भ में 2 चीज़ें याद रखना है। पहला, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा गेम नहीं देखने को मिलेगा, तो शूटिंग नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा यदि बोल दिया जाए कौन सा गेम नया जोड़ा गया, तो महिलाओं का जो क्रिकेट है वो नया जोड़ा गया। महिलाओं का जो क्रिकेट है वो कॉमनवेल्थ में नया जोड़ा गया है और शूटिंग हटा दिया गया है। तो ये 2 फैक्ट हैं, 2 पता होना चाहिए। और यदि बात हो रही है कहाँ पे हो रहा है, तो आपको बता दें इंग्लैंड के बर्मिंघम में हो रहा है। ठीक है, इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में हो रहा है। और अगला कहाँ पे होगा, तो अगला याद रखिएगा वर्ष 2026 में होगा विक्टोरिया में, और विक्टोरिया प्रांत पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 बैठक के लिए भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? बताएं। G20 बैठक के लिए भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया? देखो, शेरपा मतलब होता है कि देखो हर जगह भारतीय प्रधानमंत्री नहीं पहुंच सकते, तो भारतीय प्रधानमंत्री के स्थान पे कौन सा ऐसा व्यक्ति है जहां पे भारतीय प्रधानमंत्री का बुलावा होता है, उनके स्थान पर जाता है, उसको शेरपा बोलते हैं। और अभी तक पीयूष गोयल हमारे शेरपा हुआ करते थे, भारतीय प्रधानमंत्री के शेरपा हुआ करते थे, लेकिन अब जो शेरपा बनाया गया है वो बनाया गया है अमिताभ कांत को। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, हाल ही में किस संस्थान द्वारा आर्टिफिशियल, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक टूल पिवोट को विकसित किया गया है। पिवोट को किसने विकसित किया है ये आपको बताना है। और आपको बता दें पिवोट जो है यह विशेष रूप से कैंसर पैदा करने वाले जीन की पहचान करता है। तो कैंसर को पैदा करने वाले जीन की पहचान करने वाले इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल को किसने विकसित किया है आपको बताना है। 4 राज्यों के नाम यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, और इन 4 राज्यों में से आपको बताना 4 तकनीकी संस्थाओं, प्रौद्योगिकी संस्थाओं के नाम दिए हुए हैं, और इन्हीं में से आपको बताना है। IIT मद्रास, IIT रुड़की, IIT दिल्ली, एम्स दिल्ली किसके द्वारा किया गया है? आपको याद होगा पिछले दिनों मैंने आपको बताया था नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, मैंने आपको बताया था शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो संस्थानों को रैंकिंग दी जाती है, और मैंने उसमें बताया था कि ओवरऑल कैटेगरी में जो संस्थान है उसका नाम है IIT मद्रास। तो इसका सही उत्तर है IIT मद्रास। आपको यह भी याद रखना है, यदि आपसे पूछ लिया जाए QS रैंकिंग में भारत का सर्वोच्च संस्थान कौन था, तो QS रैंकिंग में भारत का सर्वोच्च संस्थान था IISc बेंगलुरु। ठीक है, लेकिन जब बात किया जाए नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की, जो भारत का शिक्षा मंत्रालय देता है, तो उसके आधार पे भारत का जो सर्वोच्च संस्थान है ओवरऑल कैटेगरी में वो है IIT मद्रास। ठीक है, चले। हाल ही में किस महिला को पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार वॉल ऑफ फेम में जगह दी गई है? इनमें से किसको जो है वॉल ऑफ फेम में जगह दी गई है आपको बताना है। क्या बोला गया है कि
पूर्व अर्थशास्त्रियों को, आपको बता दें ये IMF की अर्थशास्त्री रह चुकी हैं और वर्तमान समय में IMF में ही कार्यरत हैं और इन्हीं को इसमें स्थान मिला है। इनका नाम है गीता गोपीनाथ। तो गीता गोपीनाथ को याद रखना है, IMF की पूर्व अर्थशास्त्री हैं, वर्तमान समय में भी IMF में ही कार्यरत हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में बीरेंद्र हेगड़े को राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? बताएं। बीरेंद्र हेगड़े को जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया है, तो इनका संबंध किससे है? आपको बता दें 4 लोगों को राष्ट्रपति ने अभी मनोनीत किया है। इनमें एक है इलैयाराजा, दूसरी है PT उषा, आप जानते होंगे एथलेटिक्स की खिलाड़ी रही हैं, तीसरे हैं B विजेंद्र प्रसाद और चौथे हैं बीरेंद्र हेगड़े। ठीक है, तो 4 लोगों का नाम आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है किसकी? बीरेंद्र हेगड़े की। तो बीरेंद्र हेगड़े की यदि हम बात करें तो यह एक धर्म गुरु हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? धर्म गुरु हैं। बाकी अन्य के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे इलैयाराजा। इलैयाराजा क्या है? इलैयाराजा एक संगीतकार हैं। ठीक है। PT उषा के बारे में आप जानते होंगे, एथलेटिक्स रह चुकी हैं। PT उषा, उड़न परी बोला जाता था। PT उषा, इनको भी मनोनीत किया गया है। तीसरा मैंने आपको बताया B विजेंद्र प्रसाद, B विजेंद्र प्रसाद। और B विजेंद्र प्रसाद की यदि हम बात करें, ये कि स्क्रीन राइटर हैं। ठीक है। और चौथा नाम है बीरेंद्र हेगड़े, जो कि एक धर्म गुरु हैं, इनको भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो 4 नाम याद रखना है। अभी यदि आपने पॉलिटी की कक्षा देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रावधान के तहत जो है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा में जो है वो राष्ट्रपति द्वारा 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। इसके बारे में भी हमने बात किया था, तो वहाँ से देख लीजिएगा किस तरह से है, किस अनुच्छेद के तहत है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि पहले लोकसभा में भी आंग्ल भारतीय का यदि समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होता था तो राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को वहाँ पे मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब वो समाप्त कर दिया गया है। फरवरी 2020 से इसको समाप्त किया गया है। इसी तरह से पहले राज्यों में भी होता था आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए, उसको भी समाप्त कर दिया गया है, लेकिन राज्यसभा में अभी भी मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आज की जो चर्चा है वहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। कल से आपके लिए थोड़ा सा इस समय कक्षाएं बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि आपके लिए प्रयास कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, और आप देखोगे कि अगले 1 से 2 दिनों में कुछ बेहतर चीज़ें आपके लिए और बेहतर तरीके से आपके लिए प्रस्तुत की जाएंगी। क्योंकि अब आपका जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है, हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ रही है और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको मानक कंटेंट उपलब्ध कराए जाएँ, जिससे प्रारंभिक परीक्षा आसानी से क्वालिफाई हो सके। ठीक है, तो धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।